Good morning, students. Today we have to discuss the topic, a new topic, that is Ohm's law. आज जो है हम लोगों को फिजिक्स में ओम्स लॉ को देखना है। ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है? तो देखा जाए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ जो है एक तरह का रिलेशनशिप देता है किसके किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, ठीक है? तो एक दो लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं हम। द ओम्स लॉ गिव्स the relationship between potential difference and the current, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? करंट बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट बोलना था। जो है ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप देता है किसके किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, है ना, V एंड I। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो रिलेशनशिप देता है, तो वो क्या रिलेशनशिप है, अब इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से the potential difference ठीक है, the potential difference is directly proportional to the electric current, ठीक है? बता रहा है कि ओम्स लॉ के हिसाब से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है? और इसका कंडीशन है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट if the temperature and pressure of the conductor is fixed। देखा जाए इसमें क्या जो है कंडीशन लगाया है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडक्टर का अगर फिक्स हो जाए तो उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का एक रिलेशनशिप उसको बताता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको समझते हैं फिगर से। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है भाई, ठीक है? मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक आसानी से फ्लो हो सकता है। इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, सेल के सहारे से, विद द हेल्प ऑफ सेल वी कनेक्ट दिस कंडक्टर, ठीक है? ये सेल क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा मेंटेन रखता है। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है, मान लीजिए कि I इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो I इलेक्ट्रिक करंट इधर से होते हुए ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? ये बात हो गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, ठीक है? क्वेश्चन होता है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात किए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना? जब किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या किसी चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से पी पॉइंट पर लेके जाते हैं, और लेके जाने में वी हैव डन देयर वर्क, द वर्क डन इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? यानी कि व्हेन वी कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from point P to the Q, the work done is done, then the work done is called the potential difference between two points, ठीक है? ये बात हम पिछले वीडियो में बात की है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, अब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात नहीं की है, ठीक है? वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस होता है, लेकिन बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर रफ फिगर में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है? ये सेल को हम कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है? अब ये रेजिस्टेंस क्या है, समझिए कि एक बल्ब है, मान लीजिए, ठीक है? ये मान लीजिए कि एक बल्ब है, ठीक है? तो ये रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट किया है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं 10 वोल्ट है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है।
तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस का 10 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल दैट इज लोअर पोटेंशियल। तो इसका मीनिंग 10 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टर्मिनल है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोल रहे हैं और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये जो टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। यानी कि अगर पूछें तो ये 10 वोल्ट होगा और ये 0 वोल्ट होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बोले ये V2 है और ये V1 है, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू में 10 माइनस 0 दैट इज 10 वोल्ट। अब बात समझ में आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो दिया रहा है वोल्ट वो पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अगर 10 वोल्ट है तो इसका हम समझेंगे कि जो हायर पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है और लोअर पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट में से 0 वोल्ट गया तो 10 वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द बैटरी, है ना। बैटरी का दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, 10 वोल्ट बना। तो ये हम समझ गए पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग यहाँ पर क्या चीज है, ठीक है। ये रफ काम था, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब समझाने के लिए था, इसको आप साइड में नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखा जाए, अब हम चलते हैं ओम्स लॉ पे। तो ओम्स लॉ बताता है कि जब किसी भी है ना, अगर हम ओम्स लॉ के हिसाब से बात करें तो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस कंडक्टर, ये कंडक्टर है ना, ये गुड कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसको लिख देते हैं, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया है वो भी है। यानी कि हम बोलेंगे कि यहां से यहां जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये भी है और ये 0 है, यानी ये भी है और ये 0 है, तभी तो v माइनस 0 इक्वल टू v, क्या v माइनस ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो v माइनस 0 इक्वल टू v। यानी कि इस कंडक्टर के अक्रॉस में जो आपने पोटेंशियल लगाया वो पोटेंशियल कितना है, v है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू v, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बता रहा है कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस वो कंडक्टर का कंडीशन लगाया है, क्या चीज, कंडक्टर कंडीशन क्या लगाया है कि कंडक्टर का टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, दैट इज कांस्टेंट। इस कंडक्टर पर प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि जो है इसको प्रेशर बढ़ाया जा रहा है उसके बाद से ओम्स लॉ नहीं लगाएगा, ठीक है, इसको गर्म किए जा रहे हैं उसमें ओम्स लॉ लगा रहा है, नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इस कंडक्टर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही फिक्स होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी इसका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसका फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इसका जो है टेम्परेचर प्रेशर जब फिक्स हो जाएगा उसके बाद ओम्स लॉ बताता है कि अगर हम इस कंडक्टर के अक्रॉस में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि इस कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने बढ़ाया है उसके वजह से इसमें करंट जो फ्लो कर रहा था वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर हम बोले कि इस कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को घटा देते हैं तो ये इसमें फ्लो हो रहा है करंट आल्सो भी डिक्रीजेस, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बता रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द कंडक्टर इज फिक्स्ड, ठीक है। क्या होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टर के, अगर हम इस कंडक्टर के जो है अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इसमें फ्लो हो रहा है करंट भी घट जाएगा बढ़ जाएगा, इसका मीनिंग ये रहा। अगर हम बात करें न्यूमेरिकली कि ओम्स लॉ क्या बता रहा है, ये तो हो गया थ्योरेटिकली कि भाई ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the potential difference across any conductor is directly proportional to the electric current flowing through it। ये भी एक डिफरेंस हो सकता है according to Ohm's law the potential difference is directly proportional to the electric current flowing through it, है ना। इलेक्ट्रिक करंट if the temperature and pressure of the conductor is fixed, ये भी सही है, अपना मन से जो भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम न्यूमेरिकली अगर चलते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से कि ओम्स लॉ क्या बताता है तो कहेंगे कि जो ओम्स लॉ बता रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें फ्लो हो रहा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ये बात समझ में आया, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते हैं जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, है ना, क्लास 9 में हम उसी के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है भाई इसके पास, ठीक है, r, तो r i हो गया, यानी i r, इसको हम i r भी लिख सकते हैं, आगे अगर हम लिखे तो v इक्वल टू में i r लिख सकते हैं।
तो ये जो R आया है ये R कांस्टेंट है। तो ये कैसा कांस्टेंट है? इस R का नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, R का क्या नाम है जी? रेजिस्टेंस। और ये कैसा रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस क्या चीज है इसके बारे में हम बात करेंगे। रेजिस्टेंस जो है इस कंडक्टर का अंदर मौजूद रेजिस्टेंस है। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल लिख दिया जाए कि V इक्वल टू, यहाँ पर V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है जी? पोटेंशियल डिफरेंस। और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या जी? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये कंडक्टर जो हमने लगाया है, एक मोटा हमने कपर का रॉड लगा दिया और उसको कपर का रॉड को वायर से कनेक्ट कर दिए। तो ये हम सिर्फ कपर का रॉड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो कपर के रॉड में जो फ्लो हो रहा है करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, जो इस कपर के रॉड के अक्रॉस में ऊपर जो है उसके आर पार लगाया गया जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। तो ये रहा ओम्स लॉ के हिसाब से हमने न्यूमेरिकली ये निकाल लिया कि V इक्वल टू में IR होता है, जहां V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड R रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूला और है उसको भी निकाल लिया जाए। अगर हम बात करें कि V इक्वल टू हमारे पास IR है, तो अगर हम कहें यहां से कि I इक्वल टू, तो कहिएगा V अपॉन R। I इक्वल टू यहाँ से क्या होगा? ये V के नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर चाहे हम यहाँ से R इक्वल टू, तो कहिएगा V अपॉन I। ठीक है, R इधर जाएगा, V अपॉन I। ठीक है, इसी फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। उससे पहले कुछ और ही बात है उसको कर लेने के बाद। ठीक है, लिख चुके होंगे, मिटा देते हैं। चलिए, देखा जाए जो अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा उसमें था V इक्वल टू में IR। ठीक है, ये फॉर्मूला था पहला। और I इक्वल टू में V अपॉन R। ठीक है, और R इक्वल टू में V अपॉन I, है ना था। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि जो I है, I है ना, I क्या है जी? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो I जो है वो क्या कह रहा है? I बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, यहाँ पर यहाँ से हम देख रहे हैं कि I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी। ठीक है, I किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। लेकिन वही I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जैसे कि हम बात किए ना जी अभी इससे पहले, तो कहेंगे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, है ना। लेकिन एंड वही I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली का रिलेशन कैसा होता है? 1/R, है ना। इनवर्सली हो गया, तो इसी को लैंग्वेज में लिख देते हैं। कहेंगे, नोट में लिखेंगे। ठीक है, नोट में लिखेंगे, कहेंगे द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर। फिर आगे बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, एक चीज यहां नजर आ रहा है क्या? देखिए, ये ऊपर है, यानी ये बट्टा के ऊपर है, फ्रिक्शन के ऊपर है। तो बट्टा के ऊपर होने की वजह से यही बट्टा के ऊपर है, तो I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और ये बट्टा के ऊपर है लेकिन ये बट्टा के नीचे, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बात समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा क्या कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और वही इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि वो कंडक्टर था, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रिक करंट जो है गिर जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिक गिर जाएगा, यानी इसमें ड्रॉप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट में कमी आ जाएगा। तो पहले रेजिस्टेंस समझ में आएगा तब ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाला जाए रेजिस्टेंस, इसको मिटा देते हैं, लिख चुका हूं। हेडिंग डाला जाए रेजिस्टेंस। इसको हमें लिख देते हैं V इक्वल टू I
V इक्वल टू R, ठीक है। आगे डाला जाए रेजिस्टेंस, हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, देखिए जी रेजिस्टेंस क्या है। ये रेजिस्टेंस को हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे और थ्योरेटिकली बताएंगे। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से वो मटेरियल अपने से हो करके करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, ठीक है, उसको रोकता है। उसको लिख लीजिए लैंग्वेज में। अगर हम बोले रेजिस्टेंस, अगर हम बोलेंगे रेजिस्टेंस क्या है तो कहिएगा द रेजिस्टेंस इज द characteristics, the resistance is the characteristics of any material, ठीक है, any material due to which it opposes the electric current, flowing through it, ठीक है। क्या है रेजिस्टेंस, क्या है, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी मटेरियल का जो कि अपने से होकर के, जो करंट उससे होकर के फ्लो होते रहता है, उसको वो अपोज करता है, ठीक है। अब थोड़ा देखा जाए कैसे अपोज करता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, तो बाइक से जा रहे हैं आप, जो है आपका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, बाइक से जा रहे हैं 80 किलोमीटर स्पीड, आपके सामने एक ब्रेकर आ जाता है, ठीक है, रोड एकदम बिल्कुल क्लियर है और अचानक से ब्रेकर आ जाता है, तो आप क्या कीजिएगा जी, या गाड़ी को उड़ा दीजिएगा, नहीं ना, तो आप क्या गाड़ी को स्लो कीजिएगा, ताकि हम आसानी से ब्रेकर को पार कर सके। तो ब्रेकर ने क्या किया, आपके जो स्पीड था उसको स्लो कर दिया। ब्रेकर ने क्या किया जी, आपका जो स्पीड है उसको स्लो कर दिया। तो आपके लिए वो ब्रेकर एक रेजिस्टेंस का काम किया कि आपका स्पीड को स्लो कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को मोड़ के घर चले जाइए, आपको जाना तो होगा ही, लेकिन अपना स्पीड को स्लो करके फिर आगे जाइएगा, ठीक है। मान लीजिए आगे गए, फिर भीड़ वगैरह बाजार आ गया, तो क्या कीजिएगा, आप अपने गाड़ी को स्लो कीजिएगा। तो जिस तरह से ब्रेकर क्या किया, आपकी स्पीड को स्लो कर दिया, उसी तरह जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, उसके रेट को कम कर देता है, ठीक है, उससे होकर के करंट फ्लो करता है। रेजिस्टेंस एक मटेरियल जो है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे कि करंट जब फ्लो करता है तो उससे होकर के करंट को फ्लो होने देता है, लेकिन जो करंट का फ्लो होने का रेट है यानी स्पीड है उसको कम कर देता है। जिस तरह से ब्रेकर क्या किया, एक तरह का रेजिस्टेंस का रोल जो है यहाँ पर अदा किया और उसने आपकी स्पीड को कम कर दिया। उसी तरह रेजिस्टेंस क्या है, वो किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है, किसी भी जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस अलग अलग बॉडी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग बॉडी का, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हमने देखा ये कि रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी बॉडी का किसी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स से प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो करंट को अपने से हो करके फ्लो होने से अपोज करता है। अपोज का मतलब क्या हुआ, उसको रोकना चाहता है, ठीक है, उसके स्पीड को स्लो कर देता है। बस इतना ही फिलहाल जानिए। तो ये हुआ रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। अगर रेजिस्टेंस का दूसरा अगर हम डेफिनेशन लिखे तो कहिएगा कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो यहां से अगर हम निकाले V इक्वल टू में आई आर, तो यहां से आर को यही रहने दें तो V अपॉन आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू V अपॉन आई। तो यहां पर लिख दीजिए ब्रैकेट में रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई, दैट इज द रेशियो ऑफ किसका रेशियो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कंडक्टर से होकर के जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसका, है ना, जो कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और उस कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, उस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ये रेशियो भी रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से होकर के अगर हम बोले कि 10 वोल्ट इसमें
पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया गया 10 वोल्ट, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 20 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो बनेगा वो कितना बनेगा जी, तो V अपॉन I यानी कि 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 वोल्ट यानी कि 0.5 ओम, ठीक है। आगे लिखा जाए, ये एक एग्जांपल था, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो बोलेंगे रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस तो हमने दो डेफिनेशन दे दिया कि रेजिस्टेंस क्या चीज है, रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का, द रेजिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मटेरियल, किसी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे ड्यू टू विच इट अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, जिसके हो करके जिससे वो अपने किसी भी करंट को पास करने से अपोज करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी का रेजिस्टेंस हाई है, एग्जांपल हाई है, तो जाहिर सी बात है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, है ना। यहाँ पर है ना, क्या यहाँ पर लिखे हम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस टू, यहाँ पर जो है अगर हम देखें V इक्वल टू में IR, तो हमने देखा ये कि अगर हम यहाँ से I निकाले, है ना, अगर हम यहाँ से I निकाले तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, V अपॉन R। तो हमने देखा कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के ऊपर, और वही करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। तो अब इसी से हम देख करके ये बात कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा देते हैं तो करंट ऑटोमेटिक गिर जाएगा। जैसे कि अगर हम बोले आप स्पीड बाइक से जा रहे हैं और लगातार जो है आपका 10 ब्रेकर लगा दिया जाए, तो आपका रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से, ब्रेकर को बढ़ जाने की वजह से आपका स्पीड लगातार कम होता रहेगा। उसी तरह से हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस को बढ़ा देने से, अगर किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस को बढ़ा दिए, बढ़ाने का कई तरीका है, टेम्परेचर उसको बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे एक एक करके। उसको प्रेशर बढ़ा देंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, वो हम आगे देखेंगे, है ना। और दूसरा मटेरियल हम इस्तेमाल कर दे, कॉपर की जगह पर आयरन इस्तेमाल कर दे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस को बढ़ जाने की वजह से करंट ऑटोमेटिक ड्रॉप कर जाएगा, इसी के बारे में हम बता रहे थे, ठीक है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस को तो पता ही है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ जाता है, ओम्स लॉ बताता है। लेकिन अभी रेजिस्टेंस के बारे में हमने बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके करंट के, है ना। तो इसको हम लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ये हमको पता लगा कि रेजिस्टेंस जो है वो इसका रेशियो होता है जी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के, ठीक है। तो ये आप लिख चुके होंगे, है ना, इसको आप लिख चुके होंगे। चलिए ये हो गया, आगे देखना है, आगे जो है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट लिख लीजिए, है ना, रेजिस्टेंस, the SI unit of resistance इक्वल टू ओम, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं भाई, इसको पढ़ते हैं ओम, है ना। ये ओमेगा का साइन है, ठीक है, ये साइन ओमेगा का है लेकिन इसको ओम पढ़ते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या हो गया, ओम। अब देखा जाए, हम लोग देखा ये कि R इक्वल टू या V इक्वल टू में IR, ठीक है, V इक्वल टू में IR ओम्स लॉ के हिसाब से। तो अगर हमने कहा कि रेजिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन I हो जाएगा ना जी, V अपॉन I हो जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम है तो ये ओम कहां से आया, तो कहिएगा कि जो वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट और करंट का यूनिट एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो कहेंगे 1 ओम इक्वल टू में 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। बात समझ में है ना। 1 ओम R इक्वल टू दैट इज 1 ओम इक्वल टू में 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 ओम को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे 1 ओम को, कहेंगे कि व्हेन any conductor having a potential difference that is 1 volt and if the current is flowing through a conductor that is 1 ampere then the conductor having a resistance of 1 ohm, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम लैंग्वेज में, इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं यहाँ पर, वन ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, ठीक है। कर रहे हैं when a conductor having a potential difference of 1 volt,
ठीक है, ऑफ 1 वोल्ट एंड having an electric current है ना, having an electric current flowing through it of 1 ampere, ठीक है। तरह मैंने कंडक्टर हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, यानी उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट, और उस कंडक्टर से कितना एम्पीयर करंट पास कर रहा हो 1 एम्पीयर का, देन we say that the conductor having the resistance of 1 ओम। बात समझ में आएगा, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाए हैं, अगर किसी कंडक्टर है, अगर हम बोले कि ये कंडक्टर है, इसके बाद से हम जो फोटो बना रहे हैं उसको बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ बना लेना, इसके बाद से यहाँ पर एक फोटो है उसको लिख लीजिएगा। बोलिएगा कि जब किसी भी कंडक्टर है, मान लीजिए इसको बड़ा करके बनाइएगा, मेरे जगह नहीं इसलिए छोटा बना रहे हैं, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का लगा दिए, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि V इक्वल टू 1 वोल्ट, मतलब यहाँ 1 वोल्ट यहाँ 0 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर 1 वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट, तो यहाँ भी 1 वोल्ट और यहाँ भी 0 वोल्ट, ठीक है। तो जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा 1 वोल्ट, और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो कहेंगे इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है, ठीक है। कितना है जी 1 ओम का। इस फिगर को बड़ा करके बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो रेजिस्टेंस का बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा, ठीक है। ओम्स लॉ क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है ओम्स लॉ में, V इक्वल टू IR, I तो करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो R क्या होता है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब एक नोट्स लिख लीजिए, आगे देखते हैं क्या होता है। मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। नोट्स में आगे लिखा जाए, नोट्स में लिखा जाए, नोट्स में आप लिख लीजिए, कहिए कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। V इक्वल टू है IR, है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, करंट के, ठीक है ना, और V डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, ये जो है V इक्वल टू में अगर हम IR लिखें यहाँ पे, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बोले I के बारे में, तो I भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, ये भी तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको अगर यहीं से I निकालेंगे तो I इक्वल टू V अपॉन R, तो I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात हम करते आ रहे हैं। तो हम इसी के बेस पे कुछ बात करना चाहते हैं, कहेंगे कि इफ यू डबल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इन कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक करंट आल्सो बी डबल, ठीक है, इसी को लिखना है। चलिए लिख लीजिए, नोट्स में लिखिए, पहला नोट्स में, इफ वी डबल द potential difference across the conductor, if you double the potential difference across the conductor, the electric current also be double, ठीक है ना। दूसरा नोट्स में लिखिए, if we half the potential difference across the conductor, the electric current also be half, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देंगे तो क्या होगा, उसके बीच का जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें वो करंट भी बढ़ जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस को घटा देंगे, आधा कर देंगे, तो करंट भी आधा हो जाएगा, ठीक है। ये बातें हुआ, ओम्स लॉ क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी चीज हम लोगों ने देखा, रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं
अगर आगे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम हेडिंग डलाएंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए थोड़ा देर में। देखिए क्या है कि अगर हम कहें आपसे कि कोई कंडक्टर है ना, कोई कंडक्टर है, उसके कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 वोल्ट का है, ठीक है, और उसका जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है वो भी 10 एम्पियर का है, ठीक है। उसके बाद से हम कहें कि अगर उसके पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा करके 20 वोल्ट कर दे रहे हैं तो उसका करंट कितना बढ़ जाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन रहे तो क्या कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था तो करंट भी उसमें कितना था, 10 वोल्ट था, और जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम 10 वोल्ट से बढ़ा के 20 वोल्ट कर दिए तो करंट भी कितना बढ़ जाएगा भाई, 2 गुना बढ़ेगा ना, क्योंकि 2 गुना बढ़ा है तो भी 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन 6 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए कि एक कंडक्टर हैविंग, क्वेश्चन लिखिए, एक कंडक्टर हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए ए कंडक्टर हैविंग a potential difference, a conductor having a potential difference of 10 volt and the current flowing through the conductor that is 10 ampere। हमने बात किया है, ठीक है, जरूरी 10 एम्पियर फ्लो ऐसा नहीं हो सकता है, 10 एम्पियर कंडक्टर की पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 10 एम्पियर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor will increase by double, then by double मत कहिए यहाँ पर, ठीक है, डबल कहिएगा तो आसान हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो कंडक्टर विल इंक्रीज up to 30 volt, then find the electric current flowing through the conductor, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, इसको अभी हम बनाए हैं। बता रहा है कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था, ठीक है। चलिए इसके फिगर बनाते हैं। बोल रहे हैं कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, 10 वोल्ट है, ठीक है। पोटेंशियल कितना है जी, अगर V बोले तो 10 वोल्ट, और इसमें जब इसमें 10 वोल्ट था तो इसमें करंट कितना पास कर रहा था, इसमें जब 10 वोल्ट था तो करंट इसमें पास कर रहा था कितना, 10 एम्पियर का इसमें करंट पास कर रहा था। लेकिन जब इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ा करके हम क्या कर दे रहे हैं, जो है 30 वोल्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिए, यानी कि बढ़ाने का मतलब ये है कि इसको बढ़ा करके 3 गुना कर दिए, ठीक है। 3 टाइम से साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। हम बोले कि V1 इक्वल टू में अगर हम लिखना चाहें 10 वोल्ट, और I1 इक्वल टू में अगर हम बोले कि वो कितना है, 10 एम्पियर है, तो अगर हम बोले कि V2 बढ़ा करके 30 वोल्ट कर दिया गया, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि आप I2 निकालिए, ठीक है। तो इसको तो डायरेक्ट हम मुजबानी बना सकते हैं, ठीक है, मुजबानी हम बना सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था तो करंट इसमें 10 एम्पियर था, और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा करके हम 30 वोल्ट कर दिए तो करंट कितना बढ़ गया भाई, तो करंट बढ़ करके कितना हो गया, 3 गुना बढ़ा है तो करंट भी 3 गुना बढ़ करके 30 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। I2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30 एम्पियर, लेकिन हम इसको कुछ दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ थ्योरी भी है, कुछ थ्योरी में बता रहा है कि अगर आप V/I करें
ठीक है। जैसे आर भी इक्वल टू में आई आर है, तो वी बाई आई जब कीजिएगा तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि कांस्टेंट है। अब यही मटेरियल है, मटेरियल फिक्स होना चाहिए, नहीं कि मटेरियल को चेंज कर दे। जब ये मटेरियल है तो इसी मटेरियल में v अपन आई कीजिएगा तो r मिलेगा। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम कहेंगे कि v1 बाई i1 इक्वल टू में v2 बाई i2, v1 बाई i1 इक्वल टू v2 बाई i2 दैट इज r। ठीक है, v1 बाई i1 जो मिलेगा हमको r मिलेगा, ठीक है, और v2 बाई i2 भी मिलेगा जो r मिलेगा, दोनों समय r बिल्कुल बराबर है। तो कहिएगा यहाँ पर कि v1 कितना है 10 वोल्ट और i1 कितना है 10 वोल्ट इक्वल टू में v2 कितना है भाई, तो v2 हमारा 10 वोल्ट है 30 वोल्ट है और i2 तो हमको फाइंड करना है। तो अगर ये कट गया 10 से 10 वोल्ट खत्म हो गया तो i2 ये 1 इक्वल टू में 30 बटा में i2 हो गया, तो i2 इक्वल टू कितना हो गया भाई 30 एम्पियर। ठीक है, i2 कितना हो गया 30 एम्पियर। तो ये तो हम लोगों ने बनाया है थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, लेकिन हमारा जो है मुजबानी ये बनाना है। जैसे क्वेश्चन कंपटीशन पूछता है ऐसे दे देगा कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज बिकम्स 3 टाइम्स 4 times the previous potential difference, then what will be the increase in electric current flowing through the conductor। तो जब 3 times इंक्रीज किया है तो भी 3 times इंक्रीज करेगा, 4 times इंक्रीज किया है तो भी 4 times इंक्रीज करेगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है उसको कर लेते हैं। इसको देखा जाए, बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ द वायर, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस उसको कर लेते हैं, बुक का कुछ क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। उसके बाद से रेजिस्टिविटी के बारे में हमको देखना है। देखिए बुक का क्वेश्चन है, बुक क्वेश्चन कह रहा है कि ये आरएस अग्रवाल सॉरी ये एस चंद का एग्जांपल नंबर हम 1 बताने जा रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर carrying 2 ampere current is 0.1 volt, 0.1 volt है ना। calculate the resistance between these points, ठीक है। बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर, वायर के 2 पॉइंट के बीच में, यानी कि ये वायर है, इस वायर को क्या किया गया जी, मान लीजिए ये वायर है, इस वायर के है ना, ये वायर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, ठीक है। बैटरी जोड़ दिया गया होगा, ठीक है, बैटरी यहाँ लगा दिया गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, कितना बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है कि 0.1 वोल्ट, ठीक है। तो V इक्वल टू बोले 0.1 वोल्ट, तो 0.1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 0.1 वोल्ट होगा और यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, दोनों का बीच का डिफरेंस हमको कितना मिलेगा 0.1 वोल्ट। बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पीयर, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है आई की वैल्यू कितना बता रहा है 2 एम्पीयर, ठीक है, 2.0 यानी 2 एम्पीयर इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो बोला कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, जैसे कि हमको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू में IR, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो कहेगा V इक्वल टू IR, V दिया हुआ है कितना 0.1 वोल्ट है ना। अगर हम यहाँ से कहें V दिया हुआ 0.1 वोल्ट और हमको I दिया कितना 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर दिया ना। अगर हम यहाँ से R निकालें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2, और ये पॉइंट जब खिसकाएंगे तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है। R इक्वल टू ऐसे V अपॉन I डायरेक्ट पुट कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा और कितना, ये अगर हम आपसे बोले तो R इक्वल टू पॉइंट डालिएगा तो एक 0 आएगा, उसके बाद से फिर 0 जो है डालिएगा तो हो जाएगा 100, 20 100। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ओम रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है 0.05 ओम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम एक दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का बोला है, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट has a 24 volt battery, 24 volt battery and a resistor of 60 ohms। ठीक है, resistor of 60 ohms। बोल रहा है कि what will be the current in the circuit, दूसरा बोला है the resistance of the connecting wire is negligible। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है नेग्लिजिबल, इसका मीनिंग आपको बताते हैं। देखिए जी, बता रहा है कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 24 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है एंड रजिस्टर ऑफ 60 ओम, और इलेक्ट्रिक सर्किट का जो रजिस्टर है वो 60 ओम है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। बता रहा है कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो समझ लीजिए कि यही इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इसको क्या किया है कि एक वायर से जोड़ दिया है। ठीक है, वायर से जोड़ा है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है ना जी, ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। और इस सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या किया है, इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस, और ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब ये कह रहा है कि ये जो बैटरी से जोड़ा है उसका जो V है वो कितना है जी, 24 वोल्ट है। कितना है, 24 वोल्ट इसका V है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम बता रहा है कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है जी, 60 ओम रेजिस्टेंस है, यानी कि R का वैल्यू दे रहा है 60 ओम इसमें का जो है। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा होगा। तो करंट मान लीजिए इसमें I फ्लो हो रहा है, तो I का वैल्यू को हमको निकालना है। और इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, यानी कि ये जो कनेक्टिंग वायर है जो इस सर्किट को कनेक्ट कर रहा है, इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो वायर कनेक्ट हो रहा है इसी वजह उसके भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको बोल रहे हैं, उसको इस क्वेश्चन में बोला नेग्लिजिबल है, यानी है लेकिन बहुत कम है, उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो हम बोलेंगे ये बहुत आसान है, ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम कहेंगे तो कहेंगे V इक्वल टू में IR है ना, क्या निकालना है, अब I निकालना है, तो I इक्वल टू में क्या हो जाएगा, V अपॉन R, I इक्वल टू V बाई R। तो V कितना है, V हमारा 24 वोल्ट है, R कितना है 60 ओम है, तो इसको आप कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 30, फिर इसको कट कीजिए ना, तो इसको कट कीजिएगा तो 6 होगा, और ये हो जाएगा 15। ठीक है ना जी, 15। उसके बाद से जो पॉइंट डालेंगे तो ये 0 आएगा, 15 चौके 60। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि I जो आया 0.4 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है, 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख ही लिया जाए, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको देख लिया जाए। हम जो है तमाम न्यूमेरिकल्स जो है कराएंगे लास्ट में, जो है ना, जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है उस तमाम क्वेश्चन को हम लास्ट में कराएंगे। अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line?
बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक करंट है, सॉरी इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि करंट का इस्तेमाल करता है, ठीक है, कितना 3.4 एम्पियर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक जो है आयरन है, ठीक है, आयरन करने वाला है ना, कपड़ा का आयरन करने वाला इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि कितना करंट का कंज्यूम करता है, वो लेता है, खपत करता है, वो 3.4 एम्पियर का खपत करता है, लेता है, कंज्यूम करता है फ्रॉम द सप्लाई 200 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट का जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो इतना करंट को वो क्या करता है जी, कंज्यूम करता है, खर्च करता है। बोला कि व्हाट विल द दिस इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉस व्हेन द कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। अगर उसी इलेक्ट्रिक करंट, उसी इलेक्ट्रिक आयरन को अगर 110 वोल्ट से अगर उसको कनेक्ट कर दे, यानी 110 वोल्ट उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे, तो वो कितना इलेक्ट्रिक करंट को वो लेगा। बोला है व्हाट वी करंट विल दे इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ, अगर कितना इलेक्ट्रिक करंट को खपत करेगा अगर हम उसको 110 वोल्ट से उसको कनेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सोचा जाए, जब 220 वोल्ट उस पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है उस इलेक्ट्रिक करंट को, कितना जो है लिया है इलेक्ट्रिक करंट 3.4 एम्पियर। जब इसको 220 वोल्ट दिया गया है, उस इलेक्ट्रिक आयरन को 220 वोल्ट दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना लिया जी 3.4। और 220 का आधा 110 वोल्ट दिया जाएगा तो ये भी तो इलेक्ट्रिक करंट जो है कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा जी, जब इसको हम आधा करेंगे तो 17 दूनी 34, कितना 1.7 हो जाएगा। क्या हम ऐसे ही बता दिए, देख करके आप भी बता सकते हैं, बस आपको ख्याल रखना होगा कि जो है कहां पर क्या है, क्या सेट हो रहा है, कल सेट हो रहा था साइंस बन जाएगा। यहाँ पर सेट हो रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस उस इलेक्ट्रिक आयरन के अक्रॉस में रखा गया है कितना 220 वोल्ट, तो वो इलेक्ट्रिक करंट कितना ले रहा है 3.4 एम्पियर, ठीक है। और जब इसको आधा कर दिया गया है इस पोटेंशियल डिफरेंस को, तो जैसे मतलब करंट भी आधा हो जाएगा, जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या चीज करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आधा हुआ तो वो भी आधा हो जाएगा। तो अगर हम बनाते हैं ओम्स लॉ से, वो तो हम डायरेक्ट बता दिए कि आधा होगा 1.7 होगा, अगर टिक करने के लिए आता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बनाते हैं ओम्स लॉ से तो कैसे बनाएंगे, कहेंगे V इक्वल टू हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट, V कितना दिया जी 220 वोल्ट, और जो है जब 20 वोल्ट 220 वोल्ट का जब वोल्टेज दिया पोटेंशियल डिफरेंस रहा, तो I इक्वल टू कितना हुआ 3.4 एम्पियर। तो इससे हम क्या करेंगे, R निकाल लेंगे, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे जी R निकाल लेंगे, यानी कि उस इलेक्ट्रिक आयरन का हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, R इक्वल टू V बाई आई। अगर बोले R इक्वल टू V अपॉन I, तो V कितना है 220 डिवाइडेड बाई 3.4, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया रेजिस्टेंस ओम में, तो इसको इतना रहने देते हैं। फिर हमको आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है 100 कहां गया 110 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 110 वोल्ट, और जाहिर सी बात है कि उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया ना, रेजिस्टेंस एक बार निकाल लिए, वही मटेरियल है, वही आयरन है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इसी को रख दीजिए सर 220 बटा में 3.4, इस पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर चला गया, यानी कितना हो गया 2200, इसको हम काट नहीं रहे हैं, बाद में काटेंगे, डिवाइडेड बाई 34, ठीक है, इतना ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो फिर बोला है कि इस समय आई का वैल्यू निकालिए, बोला है ना, इस समय आप इलेक्ट्रिक करंट इसमें कितना खपत हो रहा है निकालिए, सेकंड केस है यहाँ पर से, ठीक है। तो हम बोलेंगे इस समय कितना आई की खपत है, तो कहेंगे आई इक्वल टू कितना होगा V अपॉन आर, है ना, V इक्वल टू में आई आर, है ना, तो हम कहेंगे कि आई इक्वल टू V अपॉन में आर, V कितना है 110 डिवाइडेड बाई आर कितना है भाई, तो आर है हमारा 2200 और डिवाइडेड बाई 34, यही ना है। तो अगर हम कहें इसको कैलकुलेट करें, ये यहाँ पर मेन हमारा फ्रैक्शन है, तो 110 इंटू में ये 34 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा जी 2200, है ना। तो हम कहेंगे कि क्या कहेंगे जी, ये 11 से 11 दूनी 22, तो ये 200 आ जाएगा क्या यहाँ पर, फिर इसको हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इसको 2 और 1 जा 2, और ये हो जाएगा 17, तो बचा कितना 17 बटा में 10, यानी कि 1.7 क्या चीज एम्पियर। तो इतना हमको काम करना पड़ा, ठीक है, इतना काम करने के बजाय हम डायरेक्ट देख करके बता सकते थे कि 1.7, पहले ही बोले थे कि ये आधा हो जाएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो गया तो करंट भी आधा होना है, ओम्स लॉ ये बताता है, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिए। तो ये 3 न्यूमेरिकल हम कराए हैं, तीनों न्यूमेरिकल से आपको कुछ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हाँ, एक हेडिंग डालिए
ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ग्राफ हेडिंग डालिए, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ से जो ग्राफ मिलता है हमको उसको देखना है। तो जैसे कि हमको पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज I, ठीक है, यानी कि हमको ग्राफ किसके किसका देखना है, दैट इज ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है, इसको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमको ग्राफ को देखना है, ठीक है। देखिए जी, एक चीज आपको हम बता देते हैं कि आप लोग क्लास 9 वगैरह में सीखे होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ओ पॉइंट से वो पास करेगा। जैसे हम बोले कि अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को, अगर हम बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पर रख देते हैं और करंट को वाई एक्सिस पर, दोनों में से कुछ ही रख सकते हैं। v को हम बोले यहां रखने के लिए आप भी यहां रख सकते हैं, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है जी, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है जी, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है। तो अगर हम बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस को, अगर हम कहते हैं कि चलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को v को हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर रख देते हैं और I को हम एक्स एक्सिस पर रख देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जितना भी बढ़ेगा उतना करंट उसको बढ़ना पड़ेगा। अगर V 1 एम्पियर है, समझिएगा, अगर V 1, अगर यहां कहे 1, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने V को यहां रखा है, I को यहां रखा है, चलिए V को हम यहां रख देते हैं, I को यहां रख देते हैं। आप जहां मन वहां रख सकते हैं अपने सोच हिसाब से। अगर हम बोलते हैं कि पोटेंशियल, ये ओरिजिन हो गया जी, ठीक है, ये पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन है। अगर हम बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, हमारे पास ऊपर बोला है V इक्वल टू में IR, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो जाए तो यहां से करंट कितना बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को 0 कर दिए तो करंट कितना बनेगा जी, करंट इक्वल टू 0/R यानी कि 0, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट कितना 0, ये वाला पॉइंट मिला। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 कर दिए, ठीक है, 1 पोटेंशियल डिफरेंस को कर दिए तो करंट भी 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता नहीं देख लीजिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 1 रख दिए 1, ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं कि करंट को हमको मेजर करता है कि करंट कितना बनेगा, तो करंट जो है हमारा कितना बनेगा जी, वो भी 1 ही बनेगा। अगर हम बोले R को कांस्टेंट रखते हैं, R कांस्टेंट है, तो I इक्वल टू जो बनेगा वो 1/R यानी कि 1 बनेगा, है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो R को हम 1 ओम ले लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। अगर बोले इफ R इक्वल टू में 1 ओम, ठीक है, R को ही 1 ओम ले लिए या 2 ओम 3 ओम, R को कांस्टेंट रखिएगा। वैसे भी हमको पता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो है करंट 1 है एम्पियर है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है, और उसको पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा करके हमने 2 वोल्ट कर दिया तो करंट भी 2 वोल्ट मिल जाएगा क्या। तो सब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा और वो ओरिजिन से पास करेगा, बस इतना ही जानिए, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, रख करके वैल्यू रख करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसको वक्त खपत करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये रहा ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ग्राफ बाय एक्सपेरिमेंट में इसको किया गया है। आप बैटरी रख लीजिएगा, करंट मेजरमेंट करने के लिए एमीटर रख लीजिएगा, और जो है आप देखिएगा कि क्या देता है आपको डाटा, है ना। एमीटर के हेल्प से आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। चलिए ये बात हो गया। ये क्वेश्चन, ये जो है आप जो है अभी हम लोगों ने देखा ओम्स लॉ के बारे में, है ना। ओम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने देखा और उसका ओम्स लॉ का प्रूफ हम लोगों ने देखा। उसके बाद से हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में देखा। अगला हेडिंग डालिए रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी ये लास्ट टॉपिक है, उसको देखा जाए। रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ओम्स लॉ कब लागू होता है कि जब किसी भी जो है कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, फिक्स हो,
प्रेशर उस पर फिक्स हो तब जाकर ओम्स लॉ लागू होता है। इसको आप याद रखिए, ये कंडीशन है। अगला हेडिंग डालिए रेजिस्टिविटी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आता होगा। देखिए रेजिस्टिविटी क्या है, एक रेजिस्टेंस के बारे में हम सीखे, एक रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी के लिए हम एक वायर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वायर है। इस वायर का लेंथ जो है, लेंथ वो L है, ठीक है, ये वायर है, इसका लेंथ क्या है, L है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, मान लीजिए A है। खीरा ले लेते हैं, ठीक है, खीरा को ऊपर से काट लेते हैं तो उसको क्या बनेगा, सर्किल बनेगा ना ऊपर, है ना। तो जो सर्किल बना है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। ये जो स्केच है इसको यहाँ से कट करेंगे तो कट करने के बाद एक सर्किल बनेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो कट करने के बाद जो बनता है उसी का नाम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसका लेंथ L है, ठीक है। और इसमें जो मौजूद इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है ना, इसका यहां से लेकर यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं R है। समझिएगा, इस वायर का लेंथ L है, इस वायर का जो है एरिया A है और इसका रेजिस्टेंस R है। देखिए क्या होता है कि रेजिस्टिविटी में क्या बताता है कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी वायर का, जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है लेंथ के, ठीक है, इस वायर के लेंथ के। यानी कि अगर हम बोले कि जो वायर है इस वायर को खींच करके लंबा कर दिया जाए, पतला लंबा कर दिया जाए तो इस वायर का रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर इसका लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है, इतना पता लगा। अगर इसी वायर को अगर हम सिकुड़ा करके इसको किसी तरह से और मोटा बना दे इस वायर को, ठीक है, ऐसा मोटा वायर बना दे तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो घट जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने बढ़ा दिया, देखिए नजर आ रहा है क्या, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर इसको हम चिपटा कर करके किसी तरह और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देंगे तो क्या होगा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और जितना लेंथ को बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। उस वायर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता लगा। इस फिगर को बनाना है तो बना लीजिएगा, चलिए इसको नहीं मिटाते हैं। फिर अगर कहते हैं R को, इस प्रोपोर्शनलिटी को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो R जो है L by A आ गया, नजर आएगा, L into 1 L by A आ गया। अब इसी R को अगर हम कहते हैं कि अगर इस इक्वल, ये जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वल टू साइन लेके आते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। आगे चलते हैं, चलिए इसको आगे लिख लीजिए, इसमें यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब ये रेजिस्टिविटी अगर हम यहां से निकालने की कोशिश करें, ठीक है, रेजिस्टिविटी अगर हम यहां से निकालने की कोशिश करें, यहां पर लिख लीजिए कि R इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, R लिख दीजिए, R इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, L इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, वायर का लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, L लेंथ ऑफ वायर, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। और जहां पर जो रो है वो क्या है जी, रेजिस्टिविटी, क्या है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इस रो को अगर हम निकालते हैं यहां से तो क्या निकल के आएगा जी, रो को निकालेंगे तो कहेंगे कि R इंटू में A, ठीक है, इस रो को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू में A बाई L, है ना। अगर रो निकालेंगे तो कहेंगे R इंटू में A डिवाइडेड बाई L, है ना, यही कहेंगे। रो इक्वल टू क्या कहेंगे जी, रो इक्वल टू में R इंटू में L बाई A, है ना, R इंटू में A डिवाइडेड बाई L। आप इसको समझ चुके होंगे हम कैसे निकाल रहे हैं। अगर रो को यही रहने दे और A को मल्टीप्लाई किया तो R इंटू में A बाई L, ठीक है।
तो अब ये तो पता लग गया कि ये रेजिस्टिविटी है, रो क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका नाम रेजिस्टिविटी रखा गया। तो अगर हम कहें कि आप रो को डिफाइन कीजिए, रो है क्या चीज, रेजिस्टिविटी है क्या चीज, ठीक है, तो इतना लिख चुके होंगे आप, इतना लिख लीजिए, ठीक है। इसको मिटा के हम आपको समझाते हैं कि रो क्या चीज है। चलिए इसको मिटा देते हैं। कहिएगा कि जो रो है रेजिस्टिविटी वो क्या है कि जब किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, ठीक है, यानी यूनिट हो जाए, और उसी वायर का लेंथ भी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो जो रेजिस्टेंस है खुद रो बन जाता है, ठीक है। देखा जाए कहेंगे यहाँ पर अगर रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन किया जाए तो कहेंगे if a wire having unit है ना, if a wire having unit cross sectional area and having unit length, then the resistance of the wire becomes resistivity of the wire, ठीक है। ये तो हमने लिखा है, हमको कैसे समझा जाए। अगर हम कहें कि A इक्वल टू में 1 रख दीजिए, A की जगह पर 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, और L जो नीचे है उसको भी कह दीजिए 1 मीटर, लेंथ है क्या ये लेंथ है। तो अगर ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर का स्क्वायर है तो रो इक्वल टू क्या होगा, R हो जाएगा कि 1 रखेंगे 1 बटा में 1, ठीक है, यानी कि R जो है खुद रो बन जाएगा। बात समझ में आया क्या, है ना, जो R है खुद रो बन जाएगा अगर आप इसके एक जगह 1 मीटर का स्क्वायर रख दिए, यहाँ भी 1 रख दिए, तो ये बात समझ में आया। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि सर जब रेजिस्टेंस ही R है, रो ही जो है रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस बन गया, तो फिर नया नाम रेजिस्टिविटी देने की क्या जरूरत थी, रेजिस्टेंस से बोल देते हैं। तो हम कहेंगे देखिए ये जो है एक तरह का स्ट्रेंथ का मेजरमेंट के लिए है। एग्जांपल अगर हम बोले कि चीनी को हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, ठीक है, चीनी को पानी में डालते हैं, उसको सोल्यूशन बनाते हैं, चीनी पानी का सोल्यूशन बनाते हैं, उसको घोलते हैं, ठीक है, और 1 केजी चीनी को हमने क्या किया, 1 लीटर पानी में उसको घोल दिया। एग्जांपल 1 केजी चीनी को 1 लीटर पानी में घोल दिया, और फिर 1 केजी चीनी को हमने 10 लीटर पानी में घोल दिया। समझिएगा, एग्जांपल हम बता रहे हैं इसको समझने के लिए, रेजिस्टिविटी को समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 केजी चीनी को 1 लीटर पानी में घोला है, फिर अगला 1 केजी चीनी को 10 लीटर पानी में घोला है, और फिर दोनों के अंदर हम चेक करेंगे कि कौन कितना स्वीटनेस किसका ज्यादा है। तो कहिएगा ना भाई कि इसका स्वीटनेस ज्यादा है उसका कम है ना। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस, तो बात है कि ये रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोलेंगे, लेकिन कंडीशन लगाया गया, वो भी मिठास है, वो भी मीठा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ज्यादा मीठा है, वो कम मीठा है, ये इसमें इतना ही रखना है ना, उसका कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है, यहाँ पे से कंसंट्रेशन हाई है, वहां पर कंसंट्रेशन लो है। तो बस हम समझ सकते हैं कि वायर के अंदर एक मीटर वायर और 1 मीटर के स्क्वायर का उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1 मीटर लेंथ वाला वायर के का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी बनेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 मीटर वायर हो और जो 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो और उसका रेजिस्टिविटी बनेगा, ऐसा नहीं कहेंगे। किसी भी जो मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग हो सकता है, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। अगर हम बोलेंगे कि गोल्ड का रेजिस्टिविटी, तो हम चेक करेंगे गोल्ड का 1 मीटर लेंथ पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना उसका रेजिस्टेंस है, वही उसका रेजिस्टिविटी बनेगा। 1 मीटर बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 डेसीमीटर भी हो सकता है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1 सेंटीमीटर लेंथ,
के बीच में कितना रेजिस्टेंस मौजूद है वही उसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा, बाकी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रेजिस्टिविटी के लिए कंडीशन लगा दिया गया और रेजिस्टेंस के लिए कोई कंडीशन नहीं है। रेजिस्टेंस वेरी करता है लेंथ के अबाउट और रेजिस्टिविटी वेरी नहीं करता है। चाहे आप कितना लंबा कपर का वायर ले लीजिए, हर जगह उसका रेजिस्टिविटी फिक्स होगा भाई। ठीक है, कपर का वायर का रेजिस्टिविटी फिक्स होगा, चाहे कितना लंबा कितना मोटा ले लीजिए रेजिस्टिविटी फिक्स होगा, लेकिन जो लंबाई के ऊपर रेजिस्टेंस वेरी करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी हम बात करके आ रहे हैं जो है रेजिस्टेंस जो है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए आएगा ना जी, तो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ठीक है, तो R जो है लेंथ के अबाउट वेरी कर रहा है ना। जब आप लेंथ चेंज कर रहा है किसी भी वायर का तो रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है, किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहा है तो रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है। लेकिन अगर लेंथ बढ़ाइए, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाइए, जो चीज बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करने वाला है। अगर रेजिस्टिविटी चेक करना है तो उसी मटेरियल का 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में देखिए रेजिस्टेंस कितना है, वही उसका रेजिस्टिविटी है। वो लेंथ के अबाउट वेरी नहीं करता है, चाहे लेंथ कितना भी बढ़ा दीजिए रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगा। और रेजिस्टिविटी किस पे वेरी करेगा, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। गोल्ड का अलग रेजिस्टिविटी है, सिल्वर का अलग रेजिस्टिविटी है, कॉपर का अलग रेजिस्टिविटी है, आयरन का अलग रेजिस्टिविटी है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी है। ठीक है, आपके बुक में इसका एक लिस्ट ही दिया हुआ है रेजिस्टिविटी का, आप देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी भी हम समझते हैं खत्म हो गया। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी खत्म हो गया। हाँ, इसमें एक चीज और बताना है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका एसआई यूनिट लिख लीजिए। ये समझ में आएगा रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, इसके यहाँ डेफिनेशन है। इफ अ वायर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हैविंग यूनिट लेंथ देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम द रेजिस्टेंस, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ठीक है, ये बात समझ में आया। और हम पूछे यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो कहिएगा कि जो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ये ओम है ना। ये रेजिस्टिविटी का हम यूनिट मांग रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस का ओम और ये क्या है जी, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यही कर लेते हैं। ये ओम है और एरिया का यूनिट क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी मीटर का स्क्वायर, और लेंथ का क्या होगा, मीटर होगा। ये मीटर से मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर खत्म, तो क्या आएगा जी, ओम मीटर। ठीक है, तो कहेंगे कि हमारा रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, ये इस तरह से हो गया, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट भी हो गया, रेजिस्टिविटी खत्म हो गया। रेजिस्टिविटी जो है उसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। हाँ, लिख लीजिए, अगर नोट में लिखना चाहते हैं आप तो लिख लीजिए, है ना, कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल does not vary, है ना, does not vary upon length। ठीक है, रेजिस्टिविटी लेंथ के अबाउट वेरी नहीं करता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है लेंथ के अबाउट वेरी नहीं करता है। रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अबाउट नहीं वेरी करता है, रेजिस्टेंस वेरी करता है। रेजिस्टेंस वेरी करता है, लेंथ के अबाउट रेजिस्टेंस वेरी करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अबाउट वेरी करेगा, तभी तो ये रेजिस्टिविटी निकल के आया है। तो रेजिस्टिविटी वेरी नहीं करता है लेंथ के अबाउट, रेजिस्टिविटी मटेरियल के अबाउट वेरी करता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डज नॉट वेरी अपॉन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, और सेक्शनल एरिया। दूसरा इसी में लिख लीजिए, resistivity of the material vary upon the material of the conductor, यानी कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर वेरी करता है। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग डिफरेंट रेजिस्टिविटी, लिख देते हैं इसको भी, different materials having different
रेजिस्टिविटी, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, ये भी बात सही है, ऐसी बात है, रेजिस्टिविटी भी अलग होता है मटेरियल का और रेजिस्टेंस भी अलग होता है, लेकिन रेजिस्टेंस वेरी करता है लेंथ के अबाउट, एरिया क्रॉस सेक्शन के अबाउट, तभी तो जो है दिखाया गया है यहाँ पर कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, ये सब लिखा जा चुका है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ये हो गया। चलिए आप इतना लिख लीजिए, अगला हेडिंग डालिए, आपको अगला हेडिंग डालना है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रजिस्टर, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, थोड़ा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, इसको डील कर दिया जाए, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रजिस्टर। कंडक्टर किसको बोलते हैं भाई? कंडक्टर ऐसे मटेरियल होता है जो अपने से होकर के करंट को अलाउ करता है, जिसका रेजिस्टेंस लो होगा। अगर रेजिस्टेंस के रूप में हम उसको अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, कंडक्टर, कंडक्टर को अगर हम बोले, कंडक्टर किसको बोलेंगे, तो कहेंगे कि वैसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। क्या कंडक्टर? जैसे हमने बोला ना कि ये अगर कंडक्टर है ना, और इससे हो करके अगर करंट पास कर रहा है, V अगर I करंट पास कर रहा है तो V इक्वल टू में IR, R जो आया वो इसका रेजिस्टेंस आया था, है ना, उस लोग के हिसाब से रेजिस्टेंस आया था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो करंट को पास करने देता नहीं है, इस जो है मटेरियल का ये प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में सब बात कुछ कर चुके हैं। तो कहेंगे द मटेरियल which having low, very low resistance, the material which having very low resistance is known as conductor, ठीक है, ये बात समझ में आया। जिसका रेजिस्टेंस ही बहुत कम है वो क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। अगला आप डाल लीजिए रजिस्टर, रजिस्टर या रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके बारे में हम बात किए थे। रजिस्टर ये ऐसा सिंबल होता है रजिस्टर का, या फिर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के तौर पे, रजिस्टर के तौर पे, रेजिस्टेंस के तौर पर जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसका क्या होता है मेरे दोस्त, उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो हाई होता है, ठीक है। नाइक्रोम है, टंगस्टन है, इसका इस्तेमाल रजिस्टर के तौर पे किया जाता है, हम बात करेंगे आगे। रजिस्टर, द मटेरियल विच हैविंग कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपैरेटिवली मतलब कि कंपैरेटिवली इसके कंपेयर में, कंपैरेटिवली the material which having the comparatively high resistance, ठीक है, comparatively high resistance is called resistor, यानी कि इसके कंपेयर में हाई रहेगा, इसका तो बहुत लो रहेगा तभी तो आसानी से करंट पास कर रहा है, लेकिन रेजिस्टर का इस कंपेयर में कम रहेगा। अब इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस काफी हाई रहेगा, करंट पास करना ही नहीं देगा, लकड़ी, ईटा वगैरह वगैरह, ठीक है। कहेंगे द मटेरियल which having very high resistance, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल लिखिएगा तो कॉपर, Ag, सिल्वर वगैरह लिख लीजिएगा। इसका एग्जांपल लिखिएगा इस रजिस्टर का तो कहिएगा टंगस्टन, ठीक है भाई, टंगस्टन लिख दीजिए, नाइक्रोम लिख दीजिए, नाइक्रोम, ठीक है। इसका एग्जांपल लीजिएगा तो लिख दीजिए वुड, ठीक है, क्लोथ्स, कपड़ा है वगैरह वगैरह, ठीक है, इसका एग्जांपल है ना। तो हमने देखा कंडक्टर, इंसुलेटर और रेजिस्टेंस के बारे में। अब एक छोटा सा और टॉपिक है उसको भी देख लिया जाए। देखिए भाई बस उसको हम डिस्कस से खत्म कर लिखवाएं कुछ नहीं। तो क्या है ना कि रेजिस्टेंस का जब कंपैरेटिवली हाई, सॉरी रेजिस्टेंस का काफी हाई जो है रेजिस्टिविटी होता है, या फिर इंसुलेटर का काफी हाई रेजिस्टेंस होता है,
तो रेजिस्टेंस के तौर पे जो नाइक्रोम वायर इस्तेमाल किया जाता है, टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा देखा जाए, ये बल्ब में आप लोगों ने देखा होगा ऐसा फिलामेंट, ठीक है, बल्ब में आप लोगों ने ऐसा फिलामेंट देखा होगा, ठीक है, ऐसे फिलामेंट आप लोगों ने बल्ब में देखा होगा। अब देखिए, ऐसा फिलामेंट आपने बल्ब में देखा है। असल में होता क्या है मेरे दोस्त कि जब इस वायर से हो करके जब करंट जाता है ना, तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है कि अपने से होकर करंट को पास करने के लिए अलाउ तो करता है, लेकिन काफी स्पीड उसका कम कर देता है, उस करंट का रेट ऑफ फ्लो को ही वो कम कर देता है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन करंट को लेकर के ढो रहे थे, कैरी कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। टकराने की वजह से यहीं पर टकराएंगे जहां पर रेजिस्टेंस है, यहां नहीं टकराएंगे भाई, टकराएंगे यहीं पर ज्यादा टकराएंगे। टकराने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो हीट कर जाएंगे, वो हीट कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब हीट करेगा यहाँ का, तो ये मटेरियल टंगस्टन का ये मटेरियल भी हीट कर जाएगा, इतना हीट कर जाएगा, इतना हीट कर जाएगा कि ये चमकना शुरू हो जाएगा, ग्लो करना शुरू हो जाएगा। जब ये चमकना शुरू हो जाएगा तो इसमें से रोशनी निकलना शुरू हो जाएगा, समझ में आएगा, इसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का यही काम है मेरे दोस्त, ठीक है। तो करंट जो है जब इससे होकर जाएगा, रेजिस्टेंस अपने से होकर जाने तो देगा, लेकिन काफी स्लो कर देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो लेकर करंट को जा रहे थे उसके बीच में कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, टकराव स्टार्ट हो जाएगा। जब टकराने लगेगा तो यहाँ की मटेरियल हीट हो जाएगा, जब मटेरियल हीट हो जाएगा तो वो मटेरियल ग्लो करना शुरू कर देगा, ग्लो करने की वजह से लाइट निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा मतलब रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी। वैसे तो फैन भी एक तरह का रेजिस्टेंस है ना, वॉशिंग मशीन, कूलर वगैरह वगैरह सब एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। तो क्या फैन कैसा रेजिस्टेंस है, वो चमकता तो नहीं है, तो कहेंगे देखिए फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो इसको भी छू के देखिए गर्म हो जाता होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का अगर हम बोले नोट्स में, अगर एक लाइन लिखने के लिए बोले कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम तो बता ही चुके हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और एक नोट और लिख दिया रेजिस्टेंस में, कहिएगा कि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस लिख लीजिए लास्ट नोट से, द रेजिस्टेंस और रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर हम शुरू में बोले रेजिस्टेंस और रजिस्टर ऑलवेज कंज्यूम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, always consume the electrical energy, electric current और electrical energy है ना, electrical energy है ना, वो electrical energy को हमेशा कंज्यूम करता है when it apply into the electric current, जब इलेक्ट्रिक करंट में इसको अप्लाई किया जाएगा रेजिस्टेंस को, वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो खर्च करेगा, खपत करेगा। पंखा है और बहुत सारा चीज है ना, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह बहुत सारा, ठीक है। तो ये नोट्स रहा आज का, आज के लिए इतना ही काफी। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है ना। बहुत कुछ आज हम लोग देखे थे, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगले क्लास में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको देखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।